बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। फौज के बाद पीटीआई ने अदलिया पर भी वो हमला कर दिया है और अदलिया की साख को मजरू करने की कोशिशें शुरू हैं। पहले भी वो थोड़ी बहुत तनकीद तो करते रहे हैं और इमरान खान साहब भी जब उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं आता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई भी कर देते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। इस तरह की बातें शातें जो करते रहते हैं। और अदालत ने उन्हें जब वो धरना देने आ रहे थे इस्लामाबाद तो रिलीफ भी दिया था और H9 में कहा था जलसा कर लें, रुकावटें हटा दें, आने दें उनको। और उसके बाद खान साहब का जो एतमाद था वो अदलिया पे किसी हद तक बहाल हो गया था और कह रहे थे जनाब के अदलिया, वो चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि जनाब आप खुद जो साजिश हुई है अमरीकी मेरे खिलाफ उसकी इंक्वायरी आप खुद करें, इन पे मुझे एतबार नहीं, बाकी तो सारे इंतजामिया के मतहत अदारे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शातें वो उन्होंने की थी। लेकिन अब लग रहा है कि उनको फिर कोई मायूसी होगी है अदलिया से। जो वो चाह रहे थे कि फौरी तौर पर नैब का केस सुन लें और नैब को इन्होंने जो तरमीम की हैं वो मुअत्तल कर दें, इस तरह की बातें अब जनाब आगाज़ कर दिया है या शुरुआत कर लें। ये फवाद चौधरी साहब जो साबिक वजीर हैं, उन्होंने जनाब अदलिया को गंदा करने के लिए वो बयानबाजी जो है वो शुरू कर दी है और उन्होंने अदलिया के प्लाटों की बात की है। प्लाटों की बात तो वैसे मैंने भी की थी और पेंशन की बात की है, लेकिन उनका जो अंदाज था बात करने का वो सीधा सीधा अदलिया को बदनाम करने की कोशिश या उनके खिलाफ प्रेपोगंडा करने की बात। लेकिन ये अदलिया जो सेम ट्रीटमेंट का शोर मचाती रही है अरसा दराज से, इस मामले पे ये खामोश है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने उनके जजेस के प्लाटों या हाउसिंग कॉलोनी के हवाले से क्या कहा है, ये जरा सुनिए। हमारे निज़ाम अदल का हाल ये इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर और इधर जो है वो जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे निज़ाम अदल का ये हाल है कि जो जजों की कॉलोनी है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट पर बन गई है। वो जब हमारे पास काबीना में ये मामला आया तो जनाब बड़ा शोर मचाया शीरी मज़ारी ने और उन्होंने कहा कि जनाब जजों को प्लाट नहीं मिलने चाहिए। और फिर फ़रोग नसीम जो वज़ीर कानून थे वो उन्होंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैंने अदालतों में पेश होना होता है रोज़ाना जाके, तो ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। और वो ये भी कहते हैं कि जनाब हम जो थे अदलिया से डरते थे, हम डरे हुए थे, हम डर के हमने काम किया। एक तो ये बात की और फिर वो कहते हैं जनाब इसकी फ़रोग नसीम साहब ने तरदीद की। उनका जी दिखाएं वो कहाँ है मसवदा जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस पर डिस्कशन हुई थी वो दिखाएं कहाँ पे है। उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जो फवाद चौधरी साहब का ये जो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है उसको उन्होंने उसकी तरदीद की है। और फिर दूसरा उन्होंने जजेस पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी पेंशन के हवाले से भी उन्होंने बात की है। और वो क्या बात की है ये भी जरा हुई है। सारे इस वक्त जो जज साहबान हैं उन्होंने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। वो कहते हैं कि जनाब जजों ने खुद ही ये फैसला दिया है कि जनाब हमें फुल पेंशन मिले, बाकी को तो शायद मेरे को 50% मिलती है, फिर वो 75 साल की जब उम्र हो जाती है तो फिर शायद वो फुल पेंशन हो जाती है। वो कहते हैं जजेस अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन जो है वो ले जाते हैं क्योंकि तनख्वाह पे ये कटवाते हैं इनकम टैक्स, और जब पेंशन होती है फुल पेंशन तकरीबन जो इनकी तनख्वाह का 70% है उसके बराबर इनकी पेंशन तकरीबन उतनी पेंशन हो जाती है इनकी। तो फिर ये जनाब उसमें वो कहते हैं कि क्योंकि टैक्स नहीं देना होता तो फिर वो उनकी तनख्वाह जो वसूल किया करते थे बतौर हाजिर सर्विस जज, उससे ज़्यादा तनख्वाह पेंशन की शक्ल में या रकम जो है वो पेंशन की शक्ल में ये वसूल कर रहे हैं। ये इस तरह यानी कि वो कह रहे हैं कि जजेस जो हैं अदलिया जो है ये भी बहती गंगा में हाथ धो रही है, जजेस भी माल बना रहे हैं। और पिछले दिनों जो काजी साहब ने खत लिखा था वो रिटायर्ड जजों को मुराद देने वाला, उन्होंने कहा था जनाब ये तो हम अपने लिए, हमने भी रिटायर हो जाना कल को, अपने लिए ही हम अपने फ़ायदे के लिए ये करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं और साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम भी डर डर के हुकूमत कर रहे थे, डर रहे थे इन लोगों से। और ये जो मौजूदा हैं इनको भी अगर इतनी जरूरत है तो करें ना बात, ताकतवर हल्का वो कह रहे हैं जो ताकतवर हैं उनके खिलाफ मौजूदा हुकूमत करे ना काम, हम तो इसलिए नहीं कर सके हम डरते थे। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। अब जो सेम पेज कि यानी सबके साथ यकसा सलूक, इस बुनियाद पर सू मोटो लिया इन्होंने पिछले दिनों वो कि जनाब जो हमारा
फौजदारी निज़ाम में अदल है उसको पता नहीं खतरा हो गया है, प्रोसिक्यूशन है, नैब में तरामीम है, खदशात की बुनियाद पे। अब ये बात इनको नज़र नहीं आ रही। सेम पेज तो ये है कि माजी में जब तलाल चौधरी ने कोई बयान दे दिया, पकड़ के सजा दे दी, निहाल हाशमी ने कुछ कह दिया, पकड़ के सजा दे दी, दानियाल अजीज ने कुछ कह दिया, पकड़ के सजा दे दी तौहीन अदालत में। तो फवाद चौधरी साहब में ऐसा क्या सरखाब के पर लगे हुए हैं कि वो जो सेम ट्रीटमेंट वाला उनका एक नुक्ता नज़र है, जिसका बड़ा वो कहते हैं कि वो उसकी तशहीर भी करते हैं और वो रिमार्क्स देते हैं उस हवाले से कि हम सबके साथ यकसा सलूक करना चाहते हैं। तो भाई यकसा सलूक यहाँ भी करें। यही काम इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को ये वैसे तो उनके खिलाफ बदज़बानी करते रहते हैं इमरान खान साहब, लेकिन वो अगर हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो डैम का इफ्ताह करने नहीं जी नहीं पिंडी जितने तो इलेक्शन हो रहे हैं तो उसने आ सकते, ओके ठीक है जनाब। और वो अता तारड़ साहब जो हैं वो 2 हलकों में चले गए, उन्हें नोटिस दे के बुला लिया जनाब आप तो सूबाई वजीर हैं, आप क्यों उनकी कंपेन कर रहे हैं, ओके ये भी चलो ठीक है। और दूसरी तरफ जो पीटीआई वाले हैं उनके इस्तीफे तो मंजूर नहीं हुए, वो मुराद भी ले रहे हैं और वहाँ जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वहाँ कब्जे भी घरों पे करके बैठे हुए हैं, छोड़ भी नहीं रहे और कंपेन भी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बेटे की कंपेन कर रहे हैं मुल्तान में, और इमरान खान साहब पिछले दिनों लाहौर में करके गए हैं और भी उन्होंने कोई वर्कर कन्वेंशन वगैरह ये वो जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो जलसे करने की तो पोजीशन में वो रह नहीं गए, क्योंकि उनके वो जो उस तरह लोग जो वर्कर शरकर उस तरह नहीं निकल रहे जैसे माजी में निकला करते थे। अब उनको कोई एक दफ़ा नोटिस तो दे ना, उनसे पूछे भाई आपके इस्तीफे हम तक नहीं पहुंचे, वो फिर इलेक्शन कमीशन में जाके जवाब दे देंगे जनाब नहीं हम तो जनाब रिजाइन कर गए होंगे तो आपने क्यों पूछा हमसे। वो जो कानून है, कानून के तहत तो कोई भी पार्लियामेंटेरियन वजीर मशीर ये नहीं इंतखाबी मुहिम चला सकता किसी की, या वो सल्के में इवन ये कि तरक्याती स्कीमों का ऐलान तक नहीं हो सकता। तो ये सारा मामला हो रहा है। तो ये सेम पेज की जो गेम है बस। और वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है अल्लाह बख्शे, वो एक अलग ही उन्होंने जो है वो वहाँ इख्तियार कर लिया हुआ है। वो कुछ लोग तो पहले भी कह रहे थे कि जनाब खान इनको साजिश के तहत हराया गया था 2018 में एमपीए का इलेक्शन, क्योंकि खदशा ये था कि ये उम्मीदवार ना बन जाए वज़ीर आला के। अगर वजारत आला इनको मिल जाती है पंजाब की तो फिर जो तो बड़े तगड़े सियासतदान बन जाएंगे, इमरान खान के लिए ये तरन वाला साबित नहीं होंगे। तो उन्होंने जनाब अब ये खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा मैं बर्मला कह रहा हूं कि 2018 में मैं जीता हुआ था, मुझे पीटीआई ने साजिश करके हराया और ये मैंने वो कहता है उसका नुकसान पीटीआई को हुआ, मुल्तान को हुआ, मैं तो फिर भी वजीर खारजा बन गया था। वो सलमान नईम साहब ने हराया था वहाँ हल्का 217 में। अब वहाँ पे इनका बेटा जैन कुरैशी जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, और जैन कुरैशी मेरे ख्याल एमएनए भी थे वो और उन्होंने भी रिज़ाइन किए वो बाहर, लेकिन वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सलमान नईम साहब जो हैं वो हो गए थे मुनहरफ, आज़ाद जीते थे पीटीआई में चल गए थे, फिर वो मुनहरफ हो गए थे, हमजा शहबाज मिल गए थे, अब वो नून लीग के टिकट पे मिल रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू है और जो कंपेन है उससे ये लग रहा है, कभी वो कहते हैं जनाब वो इलेक्शन लड़ना है जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, कुछ लड़ाइयाँ वैसे भी होती हैं, जिहाद भी होता है, इस तरह की बातें चाहते हैं। बहरहाल वो एक नया उन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है और कह रहे हैं जनाब मुझे इन्होंने दीदा दानिस्ता हरवाया था पीटीआई वालों ने और मेरे खिलाफ साजिश थी। साजिश यही थी जो मैंने अर्ज़ कर दी है कि ये वज़ीर आला बनना चाहते थे और वज़ीर आला वो नहीं। और जो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि वो सेम पेज वाली से वो उनकी तो आप कहते हैं करप्शन जनाब आपने प्रोसिक्यूटर बदल दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अब जो खान साहब की करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं उसमें कोई सूमोटो नहीं हो रहा कि हुकूमत जनाब रोजाना बयान दे देती है, पकड़ते क्यों नहीं, पकड़े जनाब इनको। वहां तो अदालतों ने टाइम मुकर्रर कर दिया था जनाब, अब्बासी को रात के इतने बजे तक सजा ना हुई तो जनाब अदालत नहीं रहेगी आपकी। और जो एवन फील्ड पनामा लीक्स वाला केस है वो उसमें एहतसाब अदालत इतने दिनों के अंदर अंदर फैसला कर दे। तो इसमें भी कोई डायरेक्शन जारी करें ना। खान साहब के जो पकड़े जा रहे हैं रोजाना, कभी अंगूठियों के तोहफे कभी कोई तोहफे। अब वो पहले हमारे एक दोस्त इमदाद सुमरो साहब ने खबर ब्रेक की थी कि इन्होंने कोई घड़ी थी कीमती वो दुबई जाके बेची थी और वो सऊदीया के शाही ख़ानदान की तरफ से गिफ्ट मिला था इनको,
इमरान खान साहब को, और फिर वो वापस उन्हीं लोगों के पास, उसी खानदान के पास पहुंच गई थी, उन्होंने माइंड किया था। अब पता चला है कि पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी खबर है आज की कि इन्होंने वहां को घड़ी बेची है। यहाँ पाकिस्तान में जिना मार्केट के पास कुछ जगह है F7 में, तो वो कोई डीलर है घड़ियों का बड़ा, तो उसके पास ना 3 घड़ियां जाके कटका दी इन्होंने। एक तो मोहम्मद बिन सलमान वलीअहद जो शहजादा है सऊदी अरब का, उनकी तरफ से गिफ्ट मिली थी, और वो कहते हैं कि वो लाखों में, उसकी किसी की 50 लाख कीमत, किसी की 18 लाख, और एक जो कतर की रॉयल फैमिली है, उनको जो वजीर खारजा हैं यार, उनकी तरफ से घड़ी मिली थी, वो भी बेच दी। और सोने के कफलिंग्स, अंगूठी और एक गोल्ड सोने का पेन, ये भी खान साहब बेच बूझ गए हैं, और कहते हैं कि जनाब को 15-16 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है उसमें। चलो ठीक है, तोशा खाने से लिया, गिफ्ट था, बेच दिया, लेकिन इसमें जो हरकत इन्होंने ये की है कि उसकी कीमत इन्होंने रखवाई जनाब 20% पे करेंगे। जो भी तोहफा लेना चाहेगा, जो उसको मिला है अपने पास ले जाना चाहेगा, उसको 20% वो पे करेगा। अब कानून ये था कि अब कानून है 50%, ये वापस 20% वाले पे जाके इन्होंने कार्रवाई डाली। और वो जो कीमतें थी घड़ियों की, वो मसलन एक घड़ी इन्होंने 52 लाख की बेची, और उसकी जो सरकारी कीमत मुकर्रर की इन्होंने वो 38 लाख, यानी सीधा सीधा ही ये 14 लाख रुपए तो उधर से ही क्या कर गए। और फिर वो सिर्फ 50% नहीं दिया, 20% जमा करवाया, और फिर वो पैसे भी नहीं दिए। पहले चीजें बेची, वो इलीगल है। पहले चीजें ले गए, फिर बेच के उसका 20%। ऐसा नहीं होता, पहले कीमत दे के चीज लेनी होती है, फिर जाके बेचना होता है। ये कोई आड़त मंडी थोड़ा है, आड़त की दुकान थोड़ा है कि जनाब एडवांस दे दे दूसरे। और वो जो इन्होंने चेक दिया था, वो भी खान साहब ने अपने पैसे नहीं दिए, किसी से पैसे दे के ना धारे, उसका चेक दे के ये चीजें लेके गड़बड़ कर। अब यहाँ वो जो सेम ट्रीटमेंट वाला, यकसा सलूक वाला, वो मामला अब यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, उसको कोई नहीं देख रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब आते हैं हम सबसे अहम मौजू की तरफ। मौजू जनाब ये हमजा शहबाज साहब की जो हुकूमत है, इसको एक झटका, मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र कर दिया था कि आज लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें झटका लगेगा, लेकिन वो आज की बजाय शायद एक दिन और लेट हो गया है। वो क्यों लेट हो गया, इस पर भी बात करते हैं, और इसको बचाने के लिए क्या स्ट्रेटजी ये इख्तियार करने वाले हैं। स्ट्रेटजी तो ज़ाहिर बनानी है, हुकूमत बचानी है ना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनाब जो अदालत है उसने आज तकरीबन केस खोल दिया, सारा कुछ खोल दिया। एक तो ये कल के व्लॉग में मैंने जो बातें बताई थी उसका खुलासा मैं अर्ज कर दूं। उसका खुलासा ये है कि जनाब इनका जो प्रोसेस था इलेक्शन का, जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि इलेक्शन करवाएं, इजलास बुलाएं और डिप्टी स्पीकर जो इजलास की करे सदारत, वो प्रोसेस ठीक था। और जो पहले मरहले में 197 वोट लिए थे, उसमें से 25 वोट वो आर्डर ये आएगा मुबैना तौर पे, या मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, कि वो 25 वोट निकाल दें 197 में से, फिर 186 वोट नहीं लिए, फिर दूसरी मरतबा जो रायशुमारी होनी होती है, दूसरी रायशुमारी की तरफ मामला चला जाएगा। यानी कि इलेक्शन जो है, ये पूरा इलेक्शन जो है वो कलदम नहीं होगा, शुरू से नहीं होगा मामला। ये डिप्टी स्पीकर ही दोबारा उसकी करेंगे, प्रिजाइड करेंगे उसको, और ये वहां से दूसरे मरहले से जहां हाजिर अरकान की अक्सरियत लेनी होती है वो ले जाएंगे। और दूसरा जो मखसूस 5 नशिस्तें हैं, वो लोग अगर उसका नोटिफिकेशन हो भी जाता है, अगर इन्होंने ICA दाखिल कर दी है कि जो मखसूस नशिस्तों वाले 5 मुनहरफ अरकान थे, 3 खवातीन और 2 अकलियती अरकान, वो वोट अगर उनकी जगह नए लोग आज आ भी जाएं तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। और फिर जो इनकी वजारत आला थी, उसके दौरान जो काम हुए हैं इस फैसला आने तक, तमाम जो है पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन समझ के उसको समझा जाएगा कि ये कानून के मुताबिक ही हुकूमत थी। और फिर इन्होंने मांगे थे 10 दिन कि जनाब 10 दिन दे,
ये कलअदम करें सारा कुछ और 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा 10 दिन बाद दोबारा इजलास बुलाया जाए। अब वो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन ही होती है ना यार, अदालत के फैसले जो है उनकी पेशगोई करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ। तो वो जनाब 10 दिन कोई नहीं मिलने, ये इसी हफ्ते के अंदर अंदर अजलास हो के इतवार से आगे नहीं जाना। ये भी मैं एक अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि अजलास जो होगा वो कंटिन्यू होगा वहाँ से, जहाँ से 16 अप्रैल को वोट पड़ गए थे, एक गिनती हो गई, उसमें से 186 वोट किसी को नहीं मिले। अब दूसरी गिनती, दूसरी जो रायशुमारी है, दूसरी पोलिंग जो है वो होगी, तो वो यहाँ से शुरू होगा। और फिर यानी कि अगर हुआ भी तो हमजा शहबाज एक आध दिन के लिए उनकी वजारत आला जो है वो उसमें तातल आएगा, लेकिन वो चलता रहेगा और उनकी वो पास्ट एंड क्लोज जो जो हो गया वो हो गया। ओके ऑर्डिनेंस ये वो सारा वो मैंने कल बताया था, लेकिन अब मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ। तो इन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात आज हुई, वो ये 2-3 केस हैं। एक तो डायरेक्ट चैलेंज किया हुआ है जनाब कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है 63A का, तो इसलिए ये बंदे निकालें, बीच में से निकलेगा तो वो गिनती गलत हो गई है तो ये मुंतखब नहीं है। एक तो ये, इसमें वो फैसला दे देंगे। दूसरी, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि जनाब फलां तारीख को इजलास बुलाया जाए और डिप्टी स्पीकर जो है वो उसको चेयर करे और सारा कुछ, वो फैसला बरकरार रहेगा। वो इनकी इंट्रा कोर्ट अपीलें जो हैं वो मुस्तरद हो जाएंगी। और तीसरा, जो हल्फ के लिए कहा था, तो वो हल्फ वाला जो मामला है उसमें सिंगल बेंच ने एक सदर और गवर्नर पंजाब के हवाले से एक ऑब्जर्वेशन दे दी थी। आइन के आर्टिकल 5 की वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यानी कि वो मुहब्बे वतन नहीं है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन थी। उस ऑब्जर्वेशन के हवाले से आज बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ वहाँ। तो अदालत ने पूछा जो सदर साहब के वकील हैं अहमद अवैस साहब से कि जनाब आप ये ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या कहते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या दलील है। तो उन्होंने कहा जी इसको कलअदम होना चाहिए। उन्होंने कहा जी क्यों कलअदम होना चाहिए, ये भी तो बताएं ना। वो उन्होंने कहा जनाब वो गैर मौसर हो जाएगा, इस तरह की बात उन्होंने की। तो वहाँ फिर एक जज साहब है साजिद महमूद सेठी साहब जो बेंच के रुकन हैं, उन्होंने कहा कि आप शायद ये कहना चाहते हैं कि सिंगल बेंच ने सदर और गवर्नर को सुने बगैर, उनका मौक़िफ़ जाने बगैर ये ऑब्जर्वेशन दी है। तो इसमें पूरी अदालत में कहका बुलंद हुआ। तो फिर मिस्टर तारिक सलीम शेख जो हैं उन्होंने ये कहा अहमद अवैस साहब से कि अहमद अवैस साहब, आपने हमारी अदालत की मुआवनत करनी है, हमने आपकी मुआवनत नहीं करनी। यानी उन्होंने कहा कि यार ये दलील दिए तो छड़िए पर, यानी इसका मतलब ये है कि वो जो सदर और गवर्नर के खिलाफ ऑब्जर्वेशन थी सिंगल बेंच की, वो निकल जाएगी, वो ख़त्म कर दी जाएगी, बाकी सारा कुछ ठीक है और ये फैसला आने वाला। अब इसमें कर क्या रहे, मैंने कहा ना इतवार तक मामला इलेक्शन रीपोल पूल हो जाना सारा कुछ, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। आज तकरीबन वो सारी समात समूत मुकम्मल हो गई है। वो आखिर पे एक थोड़ा सा नए कुछ 1-2 पॉइंट आ गए, यही जिनका मैंने जिक्र किया है अपीलों शपीलों का, और यही कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन वाली बात, सारी वो चीज़ें। इसलिए फिर वो कल 12:30 बजे तक वो मामला चला गया। तो वो 12:30 बजे के बाद इम्कान यही है कि वो फैसला जो है सुना दीजिएगा। अच्छा, हुआ क्या है, अब इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, वो आज ज़ाहिर है पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है, हुकूमत की जितनी भी पीपल्स पार्टी शादी जमातें जमूतें इकट्ठी होगी। अब 4 मुनहरफ अरकान थे इनके, जिन्होंने पिछली दफ़ा हमजा को वोट नहीं दिया था। उनमें से एक साहब तो फैसल न्याजी हैं, खानेवाल से जो थे, वो तो रिज़ाइन कर गए, पीछे रह गए 3। वो तीनों मुनहरफ अरकान जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मौजूद थे। वो गियासुद्दीन साहब हैं, आपको पता ही है, और ये जलील शरकपुरी साहब और अशरफ अंसारी साहब, और जनाब बड़ियाँ जफनी जुफनियाँ पा रहे थे उन्होंने हमजा साहब भी अगे पिछे बेच रहे थे, क्योंकि अगरचे वो इनके खिलाफ वोट नहीं दे सकते, अगर देंगे तो गिनती नहीं होगी, लेकिन वो अचानक गायब तो हो सकते हैं ना, जब इनको तादाद पूरी करने की ज़रूरत पड़े, यानी उनसे ज़्यादा वोटों की अपोजिशन से, स्पीकर से, परवेज़ इलाही से, तो फिर वो बंदी कम हो जाए। तो वे बहरहाल 12 जफियाँ जुफियाँ मुँह चुमना ये वो इस तरह की वहाँ देखे गए हैं नज़ारे। और एक तो ये बात होगी कि जनाब उन्होंने कहा कि कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा, सब इधर ही रहें। और दूसरी यार एक अफसोसनाक बात यह है कि कुछ MPs जा रहे हैं हज पे, तो वो उन्हें कहा गया कि जनाब आप रुक जाएं। कोशिश ये की जा रही है कि
हज से पहले पहले ये मामला निबट जाए, जैसा कि मैंने कहा इतवार तक निबट जाएगा यार, ठीक है ना। तो उन्हें ये कहा गया कि जनाब हम आपकी जो टिकट है ना, सीटें सूटें आगे करवा देते हैं, ठीक है ना, अल्लाह खैर करेगा, तो इतवार तक निबट जाएगा। तो आप वो हज वाले जो जो लोग थे, वो उधर MPs वगैरह जो थे, वो थोड़े से मुझे परेशान नजर आया कि उधर एक हाजिरी है बहुत बड़ी और इधर एक दुनियावी काम है, लेकिन वो इम्कान यही है कि वो उससे पहले पहले ये मामला जो है वो निमट जाएगा, और हाजी वगैरह भी ये वो सारा कुछ। और वहाँ और बड़ी बातें हुई हैं, फौज के बारे में, अदलिया के बारे में, इधर उधर बहुत सारी जो सेंसिटिव आप कह लें वो गुफ्तगू जो हुई है, वो भी मैं आपके गोशगुजार करूँगा। लेकिन अगले व्लॉग में यार टेंशन है हर पास से कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी सियासत को हमने दांव पे लगाया है इनके कहने पे, ये बात मैं अब बता दूं। और ये अब ये कर रहे हैं कि ये ज़ाहिर न्यूट्रल बने फिरते हैं, और बजाय इसके कि हमें रेस्क्यू करें, अदलिया के दी गल मनदी है यार। छोड़ें अब इसको, फिर बात करते हैं मुनासिब वक्त पे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।